प्यारे बच्चों, अभी तक आपने वीरगाथा काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ सामान्य जनता की आकांक्षाओं के बारे में पढ़ा। अभी तक आपने कुल मिलाकर यही देखा कि इस काल में इस काल का जो साहित्य था उसमें शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का, शक्ति प्रदर्शन का ये दौर था। जैसा कि इस काल के साहित्य की पंक्तियों से ही स्पष्ट होता है, हमने आपको बताया था पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई की भूमिकाएं मोहम्मद गोरी के युद्ध के साथ, और यह भी बताया था कि ये जो राजपूत राजा थे ये इनका स्वभाव कैसा बन गया था। हमेशा वीरता का, युद्ध का की बात करना ही कविता का मुख्य लक्ष्य हुआ। उन्होंने बताया था 12 बरस तक कुकुर जीवे और 13 तक जिए सियार। 12 बरस तक कुकुर जीवे और 13 तक जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीने को दिखता है। आज के संदर्भ में जो सबसे ज्यादा इस काल का साहित्य जो इसके दर्शन आज भी समाज में होते हैं वो था जगनिक का आलाखंड। जगनिक का आलाखंड एक भाट कवि के द्वारा महोबा के दो वीर आल्हा और उदल के वीर चेत पर के वर्णन पर आधारित है। ये साहित्य आज भी हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय है। ज्यादातर अभी कहीं कहीं देखने को मिलता है दूर दराज के गांव में कि वर्षा ऋतु में इसे ढोलक की थाप पर अक्सर लोग गाते हैं। कुछ तो पेशेवर है। अब बात आती है कि भाषा के कला पक्ष, साहित्य के कला पक्ष की। हमें यह ध्यान रखना होगा कि साहित्य में जितना महत्व भाव पक्ष का होता है वो उससे कला पक्ष का कुछ कम महत्व नहीं होता है। आपने रस पढ़ा होगा, अलंकार पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि मात्र शब्दों की योजना से ही काव्य कितना रोचक बन जाता है। चंदू के चाचा ने चांदनी की रात में चम्मच भर चटनी, तो कला पक्ष में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से
छंद, रस अलंकार, भाषा और कवियों द्वारा अभिव्यक्ति की शैली, ये प्रमुख प्रदान है। जहां तक हिंदी साहित्य में की बात है, अगर हिंदी साहित्य को हम देखें, बड़े बड़े छंदों की अपेक्षा जो है छोटे छोटे छंदों का अपना एक व्यापक महत्व होता है। कम ही शब्दों में किसी भाव की अभिव्यक्ति कर देना, कभी तो लोगों पर इतना प्रभाव डालती है कि लोगों का व्यक्तित्व बदल जाता है। सबसे पहले हम भाषा लेते हैं तो ये इस काल की अगर हम भाषा देखें तो राजस्थानी, मैथिली और थोड़ा बहुत ब्रज भाषा का एक मिश्रित रूप में इसमें दिखाई देता है। जहां तक रासो ग्रंथ है, रासो ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। और अधिकांश रचनाएं काफी प्रबल और सशक्त हैं। छप्पे, दोहा, टोटक, तोमर, चौपाई आदि के द्वारा कवियों ने अपने भाव की अभिव्यक्ति की है। अगर हम इस काल के भाषा को के निष्कर्ष के रूप में देखें तो वीरगाथा काल की भाषा राजस्थान की साहित्यिक भाषा डिंगल है। इसमें टकार, डकार जैसे शब्दों की ज्यादा अधिकता दिखाई देती है। इसके साथ साथ कवियों ने अपने भाव व्यंजना के लिए कहीं कहीं पर संस्कृत, प्राकृत, अभ्रस, ब्रज और अरबी फारसी शब्द के शब्दों का भी प्रयोग किया। यानी कुल मिलाकर के ये कहीं एक भाषा एक सीमा में बंधकर नहीं रह गई। इस काल की जो रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हैं, वो है दलपत विजय, खुमान दासो द्वारा लिखा गया है। ये एक प्रबंध काव्य है। दूसरा चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज दासो, यह भी एक प्रबंध काव्य है। हमीर दासो, ये भी एक प्रबंध काव्य है। इसे सारंगधर ने लिखा है। और नल सिंह ने विजय पाल रासो लिखा है, जो एक प्रबंध काव्य के रूप में है।
बाकी लगभग जितने भी रचनाएं मिलती हैं वो सभी वीर गीत के रूप में या मुक्तक के रूप में। जगनक का परमाल रासो, जगनक का आधा खंड, नरपत नाल का बीसल देवरासो, केदार भट्ट का जस जयचंद प्रकाश, विद्यापति की पदावली और कीर्तिकला मधुकर जी ने जयमयंक और जस चंद्रिका लिखी है। इसके अतिरिक्त एक रचना भी देखने को मिलती है, वो है अब्दुल रहमान का संदेश रसद। अगला पक्ष हम देखते हैं छंद का। ये अभी मैंने इस काल के द्वारा लिखे गए छंदों के बारे में संकेत किया था कि इस काल वीरगाथा काल में छोटे छंदों का प्रयोग हुआ, कहीं कहीं बड़े छंद भी दिखाई देते हैं। इस काल के कवियों ने दोहा, सोठा, तोमर, तोटक, चौपाई, गाथा, सट्टक, रोला, छप्पय और कुंडलियां आदि जैसे छंदों का प्रयोग किया है। रस, जहां तक रस की बात है तो इस काल की रचनाएं ही बता देती हैं कि इसमें कौन सा रस प्रधान है। यानी अगर इस काल की जो भी कृतियां हैं उसमें वह सभी कृतियां वीर रस से प्रधान है। लेकिन ऐसी भी रचनाएं मिलती हैं जो जिनमें श्रृंगार रस और भक्ति रस समाहित हो, लेकिन प्रमुखता वीर रस के काव्यों की हुई है और इसीलिए इसको वीरगाथा काल के नाम से भी हम जानते हैं। गाथा काल के बारे में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इस काल में राजा के शौर्य, वीरता और उसके पराक्रम का वर्णन भी कवियों का लक्ष्य रहा है। इसीलिए इस काल को हम वीरगाथा काल कहते हैं। और अगर सारांश देखें तो ये काल यही समाप्त हो जाता है और आगे कैसे काव्य जो है मध्यकाल से गुजरता है, कौन कौन सी परिस्थितियां होती है, अगले एपिसोड